चलिए आज एक बहुत दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। भारत के उत्तरी मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से हैं, आखिर ये बने कैसे? हम सभी ने नक्शे पर देखते हैं एक बहुत बड़ा हरा सपाट इलाका, पर यह सिर्फ सपाट जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। इनके बनने की कहानी तो सीधे हिमालय की ऊंचाइयों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये मैदान एक तरह से हिमालय का ही एक तोहफा है। अच्छा। हिमालय की 3 बड़ी नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये लाखों सालों से पहाड़ों को काटकर जो मिट्टी और मलबा अपने साथ ला रही हैं, उसी के जमाव से ये मैदान बने हैं। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है। हाँ, तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को, इस बनावट को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से पहाड़ों से मैदानों तक का सफर होगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे कि ये मैदान कितने विशाल हैं और फिर हिमालय के पहाड़ों से नीचे उतरते हुए इनकी अलग-अलग बनावटों, भाबर, तराई और सबसे जरूरी बाढ़ के मैदानों को करीब से देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इन मैदानों के आकार की बात करते हैं, इनके स्केल की। सोर्स बताते हैं कि इनकी लंबाई कोई 2400 से 3200 किलोमीटर तक है। बहुत लंबा। हाँ, और चौड़ाई करीब 150 से 300 किलोमीटर। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है यहाँ मिट्टी के जमाव की गहराई। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। सोर्स के मुताबिक ये 1000 से 2000 मीटर गहरी है। सही। ये तो ऐसा है जैसे 10 कुतुब मीनार एक के ऊपर रख दिया हो और वो सब सिर्फ मिट्टी हो। और ये गहराई ही इन मैदानों की पूरी कहानी कहती है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से हिमालय ऊपर उठ रहा था, तो उसके ठीक दक्षिण में उसके वजन से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक डिप्रेशन बन गया था। अच्छा, जिसे जियोलॉजिस्ट्स 4 डीप कहते हैं। लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इसी गड्ढे को अपने साथ लाए मलबे, सिल्ट और क्ले से भरा है। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस था। तो मतलब हिमालय जितना ऊपर उठता गया, नदियां उसे उतना ही ज्यादा काटती गईं और सारा मलबा इस गड्ढे में जमा होता गया। Exactly. कमाल है। मतलब ये मैदान एक बहुत बड़े गड्ढे को भरकर बने हैं, और वो भी उस मिट्टी से जो सीधे हिमालय से आई है। इसीलिए शायद ये इतने उपजाऊ हैं। बिल्कुल। देखिए, हिमालय एक नया और कच्चा पहाड़ है। उसकी चट्टानें अभी भी बहुत तेजी से कट रही हैं। इसीलिए उनसे जो मिट्टी निकलती है वो मिनरल्स से भरपूर होती है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हिमालय का लाया हुआ एक उपजाऊ खजाना है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को दुनिया के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक बना दिया। कमाल है। ठीक है, तो अब इस विशाल मैदान को और करीब से देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी पहाड़ों से उतरकर चलती है। तो सोर्स के मुताबिक सबसे पहला हिस्सा जो हमें मिलता है वो है भाबर। हाँ, भाबर। ये वो पहली पट्टी है जो शिवालिक की तलहटी यानी फुटहिल्स के ठीक दक्षिण में पड़ती है। ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पतली सी बेल्ट है। मैदान का दरवाजा कह सकते हैं। हाँ, आप इसे मैदान का दरवाजा समझ सकते हैं। जैसे ही नदियां पहाड़ों के तेज ढलान से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती हैं, उनकी रफ्तार अचानक से बहुत कम हो जाती है। और यहीं पे कहानी का एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। क्या? कि नदियां पहाड़ों से उतरते ही गायब हो जाती हैं। हाँ, गायब हो जाती हैं। जो तस्वीरें हैं उनमें भी सिर्फ पत्थर और कंकड़ ही दिख रहे हैं, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, तो जो नदियां पहाड़ों पर साफ साफ दिख रही थीं, वो मैदानों में आते ही गायब हो गईं। ये बात तो सुनने में अजीब लगती है। आखिर ये पानी जाता कहाँ है? देखिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बाजार से बहुत भारी सामान लेकर आ रहे हैं और घर पहुंचते ही दरवाजे पर सबसे भारी थैले रख देते हैं। अच्छा। नदी भी यही करती है। पहाड़ों से उतरते हुए इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर तक बहा कर ले आती है। लेकिन जैसे ही वो समतल जमीन पर पहुंचती है, उसकी ताकत। अच्छा, तो ये पूरा इलाका इन पत्थरों और कंकड़ों का एक ढेर है? बिल्कुल। और इन्हीं पत्थरों के जमाव की वजह से इस क्षेत्र में एक्सेसिव पोरोसिटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा छिद्र होते हैं। पानी इन पत्थरों और कंकड़ों के बीच बनी खाली जगहों से नीचे रिसकर जमीन के अंदर बहने लगता है। वो सतह पर दिखाई ही नहीं देता। अरे वाह! इसीलिए नदियां हमें गायब हुई सी लगती हैं, जबकि असल में वो हमारे पैरों के नीचे बह रही होती हैं। तो नदियां अंडरग्राउंड हो गईं, और इसी वजह से जैसा कि सोर्स में लिखा है, ये क्षेत्र खेती के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। जाहिर है, जहां सतह पर सिर्फ पत्थर हो और पानी नीचे बह रहा हो, वहां खेती कैसे होगी? यहाँ की जमीन तो एक छलनी की तरह है। सही कहा।
आप जितना भी पानी डालेंगे सब नीचे चला जाएगा। पौधों की जड़ों को पकड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ सिर्फ गहरी जड़ों वाले बड़े पेड़ ही उग पाते हैं, जिनकी जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए पत्थरों के बीच से नीचे जा सकती हैं। किसी भी तरह की फसल के लिए ये जमीन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये मैदानों का पहला पड़ाव है, जो काफी उबड़ खाबड़ और पथरीला है। पर कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। तो भाबर के पत्थरों के नीचे जो नदी गुम हो गई थी, वो कहानी वहीं खत्म नहीं होती। भाबर के ठीक दक्षिण में है तराई क्षेत्र, और यहाँ वो नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं। The streams reappear। हाँ, तराई क्षेत्र भाबर से थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, करीब 15-30 किलोमीटर। यहाँ होता यह है कि भाबर के पत्थरों के नीचे से जो पानी रिसकर आ रहा था, वो अब आगे बढ़कर सतह पर वापस आ जाता है। पर क्यों? क्योंकि भाबर के बाद जमीन के कण बहुत महीन होते हैं, सिल्ट और क्ले। ये महीन कण पानी को नीचे रिसने नहीं देते। अच्छा, रोक लेते हैं। हाँ, नतीजा ये होता है कि पानी सतह पर फैल जाता है, जिससे एक दलदली यानी मार्शी और नम इलाका बन जाता है। अच्छा, तो इसीलिए इसे तराई कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा तर यानी गीला रहता है। सोर्स में लिखा है कि इस क्षेत्र को खेती के लायक बनाया गया है, लेकिन ये दलदली जमीन खेती के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? दरअसल आजादी के बाद इस क्षेत्र के जंगलों को साफ करके और जमीन को सुखाकर खेती के लायक बनाया गया। क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए गन्ना, चावल और गेहूं जैसी फसलें जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए, यहाँ खूब उगाई जाती हैं। लेकिन इसका असली महत्व सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। तराई का इलाका अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी यानी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अरे हाँ, सोर्स में इसका जिक्र है। भारत और नेपाल के कई जरूरी नेशनल पार्क इसी तराई बेल्ट में हैं, जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में दुधवा, बिहार में वाल्मीकि। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि यही दलदली जमीन जानवरों के लिए इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये दलदली जमीन और घने जंगल कई तरह के हैबिटेट बनाते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची घास के मैदान हैं, घने साल के जंगल हैं और कई छोटी बड़ी नदियां और झीलें हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बाघों के लिए छिपने और शिकार करने की आदर्श जगह बनाता है। यहीं पर एक सींग वाले गैंडे को वो घास के मैदान मिलते हैं जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। अच्छा। दुधवा के दलदली मैदान बारासिंगा के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। तो ये सिर्फ गीली जमीन नहीं, बल्कि भारत की कुछ सबसे कीमती प्रजातियों के लिए एक पनाहगाह है। क्या बात है। भाबर का सूखा पथरीला इलाका और तराई की नमी भरी हरियाली, ये दोनों तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब शुरू होता है, जहां नदी का असली जादू दिखाई देता है, यानी बाढ़ के मैदानों में। सही। सोर्स बताता है कि इन्हें भी दो हिस्सों में बांटा गया है, खादर और बांगर। ये पुरानी और नई मिट्टी की कहानी है ना? बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, पहले बांगर की बात करते हैं। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी या ओल्ड एलोवियल सॉइल। ठीक है। ये बाढ़ के मैदानों का वो ऊंचा हिस्सा है, अ सॉर्ट ऑफ टेरेस, जहां अब नदी की बाढ़ का पानी अमूमन नहीं पहुंचता। ये हजारों साल पुराने जमाव से बना है। लेकिन पुरानी मिट्टी कम उपजाऊ क्यों होती है? वक्त के साथ तो चीजें और बेहतर होनी चाहिए, जैसे पुरानी वाइन होती है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। पुरानी होने के साथ साथ इसमें दो बातें होती हैं। एक, हजारों सालों से हो रही बारिश की वजह से मिट्टी के जो जरूरी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। अच्छा। इसे लीचिंग कहते हैं। अच्छा। और दूसरा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बांगर मिट्टी में समय के साथ कैल्केरियस जमाव यानी कंकड़ बन जाते हैं। कंकड़? अच्छा, ये वही कंकड़ हैं जो कभी कभी बोरिंग करते वक्त जमीन से निकलते हैं? वही। ये कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे नोड्यूल होते हैं। ये कंकड़ जमीन में एक तरह की सीमेंट जैसी परत बना देते हैं, जिससे पौधों की जड़ों को फैलने में और जमीन को पानी सोखने में मुश्किल होती है। तो ये फर्टिलिटी को कम कर देते हैं? हाँ, ये मिट्टी की उर्वरता को काफी कम कर देते हैं। लेकिन अगर बांगर इतना कम उपजाऊ है, तो वहां की जमीन का क्या होता है? क्या वहां लोग खेती नहीं करते? नहीं, खेती तो होती है, लेकिन ये बहुत मेहनत और संसाधन मांगती है। बांगर के इलाकों में किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पे बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, और जमीन की उर्वरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब काफी इंटेंसिव है। बहुत ज्यादा। तो बांगर मतलब पुराना ऊंचा कंकड़ वाला इलाका, जो अब उतना फर्टाइल नहीं रहा। समझ गए। तो फिर खादर इसका ठीक उल्टा होगा। एकदम सही। खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू अलूवियल सॉइल।
यह नदी के पास का निचला इलाका है, द न्यूअर लोअर फ्लड प्लेन। अच्छा। यहाँ लगभग हर साल या हर कुछ सालों में बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी अपने साथ लाई हुई नई, महीन और उपजाऊ मिट्टी की एक ताजा परत बिछा देता है। अरे वाह! मतलब हर साल जमीन को एक नई उपजाऊ चादर मुफ्त में मिल जाती है। ये तो एक तरह का नेचुरल रिन्यूअल प्रोसेस है। बिल्कुल, जमीन खुद को ही फर्टिलाइज कर रही है। क्या बात है! बांगर और खादर के फर्क को आप ऐसे समझिए जैसे एक पुरानी रखी हुई किताब और आज का ताजा अखबार। किताब में ज्ञान तो है, पर वो पुराना हो चुका है। अखबार हर दिन नई जानकारी लेकर आता है। खादर की जमीन वही ताजा अखबार है जो हर साल नई पोषक तत्वों वाली मिट्टी लेकर आती है। इसीलिए ये गहन खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। बिल्कुल। और यहीं पर मुझे एक कनेक्शन दिख रहा है। भारत की हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई। हाँ। ये तो वही इलाके हैं जो खादर के मैदानों में आते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यही हरित क्रांति की सफलता का सबसे बड़ा भौगोलिक कारण था। अच्छा। देखिए, हरित क्रांति के लिए जो ज्यादा उपज देने वाले बीज बनाए गए थे, उन्हें भूख बहुत लगती थी। मतलब उन्हें बहुत ज्यादा पानी और पोषक तत्व चाहिए थे। राइट। खादर की जमीन ने वो थाली पहले से ही सजाकर रखी थी। यहाँ की जमीन को नवीनीकृत होने के लिए किसी इंसानी दखल की जरूरत नहीं थी। नदी ये काम हर साल खुद करती थी। तो इसने वो बुनियाद रखी जिस पर पूरे देश की खाद्य सुरक्षा टिकी है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हर साल आने वाली बाढ़ सिर्फ फायदा ही पहुंचाती है? इससे तो जान माल का भी काफी नुकसान होता होगा ना? जैसे हम बिहार और असम में हर साल सुनते हैं। तो ये एक तरह की दोधारी तलवार है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये खादर की कहानी का दूसरा पहलू है। जहां एक तरफ बाढ़ मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, वहीं दूसरी तरफ वो विनाशकारी भी हो सकती है। हर साल हजारों गांव डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं और लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ता है। तो प्रकृति का ये तोहफा अपने साथ एक बड़ी चुनौती भी लेकर आता है। इंसान और नदी के बीच ये रिश्ता फायदे और नुकसान का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स सिर्फ एक सपाट जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक असेंबली लाइन की तरह। बिल्कुल। हिमालय कच्चा माल यानी चट्टानें देता है और नदियां उसे प्रोसेस करके भाबर, तराई, बांगर और खादर जैसे अलग अलग फाइनल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सही कहा आपने। ये पूरी संरचना हमें दिखाती है कि कैसे नदियां किसी भी भूभाग को आकार देती हैं और जीवन के लिए जरूरी संसाधन जैसे उपजाऊ मिट्टी और पानी तैयार करती हैं। और ये कोई एक बार में बनी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। खादर में हर साल नई मिट्टी का जमना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक डायनामिक लैंडस्केप है जो आज भी बदल रहा है, बन रहा है। तो आज हमने बात की कि कैसे खादर की जमीन ने भारत की खाद्य सुरक्षा की नींव रखी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर हम बांधों और नहरों से नदियों के इस प्राकृतिक बहाव को बहुत ज्यादा बदल देते हैं, तो खादर क्षेत्रों में हर साल नई मिट्टी जमा होने की इस प्राकृतिक, इस जादुई प्रक्रिया पर भविष्य में क्या असर पड़ सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम अनजाने में अपनी सबसे उपजाऊ जमीन को रिन्यू यानी नवीनीकृत होने से रोक रहे हैं? क्या हमारी तरक्की ही भविष्य में हमारी जमीन की उर्वरता के लिए खतरा बन सकती है?